रेजिडेंशियल स्टेटस, इनकम टैक्स सीए इंटर 1, रेजिडेंशियल स्टेटस क्लास 1। ये जो चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस, ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उससे रिलेटेड बात करेगा। कई बार क्वेश्चंस में आ रहा था ओआर, एनओआर, एनआर, तो माइंड में आता है कौन ओआर, कौन एनओआर, कौन एनआर, कौन किसका स्टेटस क्या होगा। ऐसे पर्सन तीन तरह के होते हैं। रेजिडेंट, रेजिडेंट में भी दो कैटेगरी हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इसको लोग आरओआर भी कह देते हैं, इसको आरएनओआर भी कह देते हैं। दूसरी तरह का पर्सन है नॉन रेजिडेंट। तीन हो गए, 1 2 3। तीन तरह का आपका स्टेटस होता है, इसको आप एनआर भी कह देते हैं। ठीक है। रेजिडेंट, जो आदमी इंडिया में रेजिडेंट है उसकी भी आगे दो कैटेगरी हैं। क्या रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आरओआर का मतलब रेजिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। यानी रेजिडेंट की दो कैटेगरी हैं, रेजिडेंट क्या, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। देखो सीधी सी बात है, दिनों का हिसाब किताब है, आपने कितने दिन इंडिया में बिताए उससे मतलब है। दूसरा, ये कौन होता है, ये होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। रेजिडेंट तो हो, रेजिडेंट तो हो, पर नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो ऑर्डिनरली रेजिडेंट वो होता है जैसे आप और मैं, हम सब कौन है, ऑर्डिनरली रेजिडेंट। कोई चक्कर नहीं, हम पूरी तरह से हिंदुस्तान में बसे हुए हैं और जाएं भी कहां, यही है, पूरी तरह से इंडिया में हैं। तो वो कौन लोग हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन एक ऐसा आदमी जो इंडिया में आता है जाता है, आता है जाता है फॉरेन, लेकिन काफी हद तक इंडिया में है, तो वो कौन सा है, रेजिडेंट तो है पर हमारी तरह नहीं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं, बल्कि वो क्या है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। यानी रेजिडेंट की दो कैटेगरी, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रोड आरओआर, आरओआर रोड। दूसरा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, यानी नॉट, आरएनओआर, नॉट। दो कैटेगरी। फिर तीसरी कैटेगरी जो इंडिया में रहते ही नहीं, मान लो मैं कहूं ब्रेटली इंडिया में क्या है, नॉन रेजिडेंट। या वो जस्टिन बीबर आया था इंडिया, 4 दिन आया चला गया, वो क्या है इंडिया में, नॉन रेजिडेंट। या आ भी गए 2 4 5 दिन इंडिया में, अभी बिल गेट्स इंडिया है, बिल गेट्स अंबानी के लड़के की एंगेजमेंट में, तो वो क्या है, नॉन, जो आते ही नहीं बिल्कुल। अपने हिंदुस्तानी भी कनाडा में बस गए, कई कई साल इंडिया नहीं आते, देखा ही नहीं इंडिया उन्होंने, तो वो कौन है, नॉन रेजिडेंट। आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा टैक्स किस पे लगेगा, ओआर, 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 ओआर। सबसे ज्यादा टैक्स किस पे लगने वाला है, जो हिंदुस्तान में बसा हुआ है उस पे सबसे ज्यादा टैक्स लगने वाला है। यानी सबसे ज्यादा टैक्स लगने वाला है ओआर पे। भाई क्यों, हिंदुस्तान में क्यों रहता है, बताया था ना, यहां का पीसफुल एनवायरनमेंट, खुली हवा, ये एंजॉय करना है, इतनी प्रोटेक्टेड लाइफ, मेडिकल फैसिलिटीज, पक्की सड़कें, इसको एंजॉय करना है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा ना। तो तू ओआर है, ओआर को तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, ये वाले को ना टैक्स पेबल बाय ओआर, ओआर कह दो या आरओआर, रोड, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑन हिज ग्लोबल इनकम, इसको टैक्स देना पड़ता है अपनी
ग्लोबल इनकम पे, समझ गए, इंटरनेशनल लेवल पे जो इनकम है सब पे टैक्स। मैं ओआर हूं, मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी कनाडा में खरीदी पड़ी है, उसका किराया आ रहा है तो भी टैक्स इंडिया में। भैया तू क्यों बसा हुआ है यहां, इनकम टैक्स कहता है, तू भी आउट हो जाए यहां से। इंडिया में रह रहा है तो तेरी ड्यूटी है, तुझे टैक्स किस पे देना है, इंडिया की इनकम पे तो देना ही देना है, जो फॉरेन की इनकम है उस पे भी टैक्स हिंदुस्तान में लगेगा, बिकॉज यू आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। क्लियर। और इसे बहुत कम टैक्स देना है, लो पेमेंट ऑफ टैक्स। सबसे कम टैक्स किसको देना है, नॉन रेजिडेंट को। इस पे जस्ट कोई इनकम इंडिया में मिली या फिर क्या कहता है कमाई, उस पे टैक्स देना है। सिर्फ किस पे, जो इनकम इंडिया में मिली या इंडिया में कमाई, सिर्फ उस पे टैक्स इंडिया में देना है। किसको, नॉन रेजिडेंट को। यानी फॉरेन की इनकम पे कोई दूर दूर तक टैक्स का सवाल नहीं। हमारे हिंदुस्तान में मिली या हमारे हिंदुस्तान में कमाई, सिर्फ तब टैक्स देना है किसने, नॉन रेजिडेंट ने। फर्क कितना है, नॉन रेजिडेंट ने कौन सी इनकम पे टैक्स देना है, सिर्फ इंडिया वाली पे, और जबकि ओआर ने किस पे टैक्स देना है, ग्लोबल इनकम पे। इंडिया ही नहीं, फॉरेन की इनकम पे भी टैक्स देना है, ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना है। क्लियर। बोलो किसको, ओआर को। और ये जो बीच में बंदा रह गया रेनॉट, यानी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, इसे टैक्स थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम पे देना है। इसे टैक्स देना है टैक्सेबल, क्या, टैक्सेबल इनकम। इसके लिए फॉर रेनॉट कौन सी इनकम पे टैक्स देना है, एनी इनकम received कोई इनकम इंडिया में मिली या इंडिया में अर्न की, इंडिया में मिली या इंडिया में अर्न की, उस पे तो टैक्स देना ही देना है, जो इंडिया में मिली या इंडिया में अर्न की। एंड आप कहोगे जी उसको, उसके ऊपर तो नॉन रेजिडेंट ने भी देना है। सही कह रहे हो, नॉन रेजिडेंट को भी किस पे टैक्स देना पड़ता है, जो इंडिया में मिली या इंडिया में कमाई, बख्शा नहीं जाएगा। तो ये जो बंदा है कौन, रेनॉट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, इस बंदे को भी टैक्स किस पे देना है हर हाल में, वही इंडिया में मिली या इंडिया में कमाई। एंड एनी इनकम earned in foreign from बिजनेस कंट्रोल या सेटअप फ्रॉम इंडिया। भैया दुकानदारी फॉरेन में है लेकिन उसका कंट्रोल कहां से चल रहा है, इंडिया। एक एक्स्ट्रा इनकम और पकड़ ली इन्होंने रेनॉर में। वैसे नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट पे सब सेम रूल है कि जो इंडिया में मिलेगी या इंडिया में कमाओगे उस पे टैक्स देना है, पर एक एक्स्ट्रा इनकम पे टैक्स और है, किस पे, एनओआर पे। कौन सी, जो इनकम तो फॉरेन से कमाई पर वो बिजनेस कंट्रोल या सेटअप कहां है, इंडिया, उस पे भी टैक्स देना पड़ेगा। मान लो काठमांडू में एक दुकान चल रही है, काठमांडू कहां है, नेपाल की कैपिटल काठमांडू, वहां पे एक दुकान चल रही है प्रसाद की। मंदिर बहुत है काठमांडू में, हिंदू दो ही देशों में है, या तो नेपाल में या इंडिया में, और कहीं सब मुस्लिम कंट्रीज हैं, बांग्लादेश हो चाहे मालदीव हो, अफगानी, पाकिस्तान, सब मुस्लिम देश, दो ही देशों में हिंदू है। तो मान लो नेपाल के अंदर प्रसाद की एक दुकान चल रही है, उसका जो मालिक है कभी इंडिया आता है, कभी जाता है, कभी इंडिया आता है, कभी जाता है, और उसका हिसाब किताब देखें दिनों का
तो रेनॉर बनता है वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अब वो प्रसाद की दुकान कहाँ है? काठमांडू में। तो नेचुरल इनकम कहाँ कमाई जा रही है? काठमांडू में। मिल भी वहीं जमा हो रहे हैं पैसे बैंकों में, इंडिया में मिल भी नहीं रहे। बट एक बात है, अगर कमाई भी वहां जा रही है, पैसे भी वहां मिल रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस क्या कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है? अगर वो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो काठमांडू वाली उस दुकान पे टैक्स लगेगा इंडिया। अगर वो कंट्रोल भी नेपाल से है तो उसको छोड़ो, फिर कोई टैक्स इंडिया में नहीं। यानी एनओआर को एक एक्स्ट्रा पॉइंट में टैक्स लगा दिया बस, बाकी सब कुछ कौन से वाला है? नॉन रेजिडेंट। अब कौन ओआर होता है, कौन एनओआर, कौन एनआर, वो तो मैं पढ़ूंगा तो बताऊंगा सारा, लेकिन क्यों पढ़ना है पहले मैं ये बता रहा हूं। क्लियर? टैक्स लाइबिलिटी अकॉर्डिंगली टू रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी? पढ़ो। ये तो है ओआर, या जिसे आप क्या कह देते हैं? रोड। ये एनओआर कह दो या रनौर, और ये नॉन रेजिडेंट। तीन कैटेगरी है यहां। क्या? रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रनौर, या नॉन रेजिडेंट। तीन कैटेगरी है, पढ़ो। एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। भैया हिंदुस्तान की धरती में पैसे ले लिए ना, चाहे तू नॉन रेजिडेंट क्यों ना हो, टैक्स दे के ही छोड़ेंगे तेरे को। कहते क्या बात हुई सर? अगर मैं फॉरेन में कमा रहा हूं, इंडिया में मिल गए तो भैया टैक्स है। इंडिया में मिले क्यों? एक आदमी जस्टिन बीबर वगैरह की बात कर लो, पाकिस्तान कराची में शो करके आया, पाकिस्तान कराची में, और मौर्या शेरटन होटल में गुरुग्राम में ठहरा। इंडिया में भी शो करना है आगरा में, मान लो। जब वो आगरा में, वो दिल्ली में ठहरा हुआ था ना, पाकिस्तानियों ने आके चेक दे दिया, भाई साहब ये लो 4 करोड़ रुपए का चेक है, इंडिया इक्विवेलेंट 4 करोड़ का चेक। तो भैया हिंदुस्तान कहता है पैसा मिलना मेन होता है। पैसा कहां मिला? तुझे हमारी धरती में पैसा मिला ना, हो जा तैयार, टैक्स लगेगा। कहता है बाबूजी शो मैंने पाकिस्तान में किया, यानी कमाया कहां? पाकिस्तान। मैं हूं यूएस का, तो इंडिया में तो शो करने आया हूं, इंडिया वाली पे बात करना टैक्स की। कहते नहीं उसकी तो करेंगे ही, पहले पाकिस्तान वाली इनकम क्यों की? तुझे चेक कहां मिला? इंडिया में। कहता उसकी इतनी बड़ी सजा, टैक्स लगाओगे? बिल्कुल टैक्स लगेगा। पैसा तुझे हिंदुस्तान की धरती में मिला, या हाथ में कैश आया, या तेरे इंडिया के बैंक में जमा हुआ, छोड़ेंगे नहीं। बड़े इंडियन फॉरेन चले गए, लेकिन वहां काम करते हैं ना, तो उसकी इनकम सीधा इंडिया के बैंक में जमा कर देता है मालिक, वहां के लोग। तो भैया गलती मत कर लेना, बहुत बड़ी गलती। इंडिया के बैंक में पैसा ले लिया तो समझो फंस गए आप, टैक्स इंडिया में लग के रहेगा। ले मत लेना इंडिया में पैसे। पता लगे कोई फॉरेनर, आपका कोई कजन टोरंटो में रहता है, वो अपने मालिक को कह देता है जी मेरे ना इस अकाउंट में पैसे डाल दिया करो। वो अकाउंट इंडिया में सेटअप है, इंडिया के अंदर खुला हुआ है, सीधा पैसे टोरंटो टू इंडिया के बैंक में आ जाते हैं। भैया इनकम टैक्स कहता है तुझे पहली बार पैसे कहां मिले। हाँ जी, पहली बार मिलने से मतलब है पहले कनाडा के बैंक में जमा करा लो, देन आफ्टर उसे वहां से इंडिया ट्रांसफर कर लो, फिर कोई चक्कर नहीं। रिसीव का मतलब किससे है मेरा? रिसीव का मतलब मेरा फर्स्ट टाइम रिसीव से है, कि पहली बार वो पैसा कहां मिले? पहली बार ही वो पैसा कहां मिले? इंडिया में मिले। रिसीव से मतलब फर्स्ट टाइम रिसीव से है। बोलो। दूसरा,
कोई इनकम अक्रूड राइज कहां हुई? इंडिया, तो भी नहीं छोड़ेंगे भाई तेरे को, तू चाहे नॉन रेजिडेंट क्यों ना हो। तूने हिंदुस्तान की धरती पे पैसा कमा लिया तो कैसे बचेगा तू? जस्टिन बीबर इंडिया में आया, शो कर रहा है आगरा में, क्या नो 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 पैसे नहीं लेता, मैं कहता गलती कर चुका हूं, पैसे नहीं लेता, पैसे ही नहीं पकड़ रहा इंडिया में, कहता यूएस जाऊंगा वहां ले लूंगा, वहां भेज देना। इनकम टैक्स वाले कहते कोई फायदा नहीं भाई, बचने वाला नहीं है, नहीं मिले इंडिया में तो क्या हुआ, कमाए कहां, शो कहां किया, आगरा, आगरा कहां है, इंडिया में, तो तुझे छोड़ेंगे थोड़ी, टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। अब तूने पैसा कहां कमाया है? इंडिया। कोई इनकम इंडिया में रिसीव हुई या कोई इनकम इंडिया में अर्न की, अक्रू राइज इन इंडिया मींस अर्न इन इंडिया, तो वो इनकम तीनों में टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे आप ओआर हो, चाहे एनओआर, चाहे एनआर, तीनों में टैक्सेबल हो जाएगी। कौन सी इनकम? हाँ, इनकम अक्रूड और राइज इन इंडिया, तीनों कैटेगरी में टैक्सेबल है, यानी अर्न इन इंडिया। सिंपल सी बात, इनकम कहां कमाई? सुनो, भारत सरकार ने 4 महीने के लिए यूएस एम्बेसी में भेज दिया आपको, आप सरकारी इंप्लॉई हो, आपको सरकार ने 4 महीने के लिए यूएस एम्बेसी में भेज दिया, तो वो भैया भारत सरकार से सैलरी ले रहे हो तुम, चाहे तुम कहीं मर्जी काम कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो सैलरी मिलेगी वो अर्न इन इंडिया मानी जाएगी। कहता अगर मैं 2 साल से वहीं रह रहा हूं, भारत सरकार की नौकरी पे सैलरी ले रहा हूं, तो वही तू कुछ मर्जी बन जा, चाहे एनआर चाहे एनओआर, तुझे ये इनकम अर्न कहां मानी जाएगी? इंडिया। और इंडिया में अर्न इनकम पे टैक्स ना लगे ये तो हो ही नहीं सकता, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। समझा? 2 कैटेगरी बता दी, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया या इनकम अर्न इन इंडिया, टैक्सेबल फॉर ऑल कैटेगरीज। सही है? अब आ जाओ, ना इंडिया में मिली ना इंडिया में कमाई, इनकम रिसीव इंडिया के बाहर, इनकम अर्न भी इंडिया के बाहर, तो क्या ये चेक करो बिजनेस है? अगर बिजनेस है चेक करो क्या कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है? अगर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो पहले 2 में आएगा, किसमें? ओआर और एनओआर। अगर कंट्रोल भी इंडिया के बाहर से है, सिर्फ किस में आएगा? फर्क सिर्फ एक बंदे को पकड़ने का है, अगर इंडिया से बाहर ही मिली, इंडिया के बाहर ही कमाई, लेकिन इफ इट इज बिजनेस देन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो एनओआर ओआर दोनों में, और कंट्रोल भी फॉरेन में, वहीं कमाई वहीं मिली, बिजनेस है, कंट्रोल भी फॉरेन से, सिर्फ किस पे आएगा? ओआर। ओआर पे टैक्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि ओआर बंदा तो कहां बसा हुआ है? इंडिया में रह रहा है, तो इट्स योर ड्यूटी टू पे टैक्स ऑन ग्लोबल इनकम। तुझे इंटरनेशनल इनकम पे टैक्स कहां देना पड़ेगा? इंडिया में। बोलो कोई डाउट? समझ आया? बोलो, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अगर बिजनेस नहीं कोई और इनकम है, बिजनेस नहीं है कोई और इनकम है, कह रहा है बिजनेस नहीं बल्कि क्या, कोई और इनकम, तो क्या होगा? सिर्फ ओआर में टैक्स लगेगा, ओनली ओआर में। जैसे कि रेंट, फॉरेन में प्रॉपर्टी का रेंट, फॉरेन में जमा पैसे पे इंटरेस्ट, फॉरेन की खेती, सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल है? सुन लो, फॉरेन में मिले, फॉरेन में कमाए, जो इनकम है फॉरेन में मिली, फॉरेन में ही अर्न की, क्या ये बिजनेस है? यस। क्या कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है? यस। ओआर एनओआर 2 में। कंट्रोल भी बाहर है तो सिर्फ ओआर। अदर इनकम है, नॉट अ बिजनेस, नॉट अ बिजनेस, कोई रेंट, कोई इंटरेस्ट, कोई फॉरेन की खेती, सिर्फ किस में टैक्सेबल है? यानी नॉट अ बिजनेस इनकम। कोई और इनकम है, कोई बिजनेस इनकम नहीं है। जैसे कि रेंट, फॉरेन का इंटरेस्ट, बताओ पाकिस्तान के एक जगह का नाम है रावलपिंडी, रावलपिंडी के बैंक में आपके पैसे पड़े हैं 20 लाख, वहीं पड़े पड़े एफडी में 20 के 22 हो गए,
क्या 2 लाख इंडिया में मिले, क्या इंडिया से कमाए, वहीं पड़े बढ़ गए। क्या ये बिजनेस है? ये क्या अदर इनकम। 2 लाख पे टैक्स तब लगेगा अगर उस एफडी का मालिक इंडिया में क्या है, ओआर। एनओआर है तो नहीं लगेगा, एनआर है नहीं लगेगा। समझ आया? अफगानिस्तान में एक जगह है कंधार, अफगानिस्तान में कंधार में आपकी ड्राई फ्रूट की दुकान चलती है। सुन लो, राम की कंधार में ड्राई फ्रूट की दुकान चलती है, राम की। क्या कह रहा है, सुनो। इनकम कमा रहा है वहीं जमा होगी, मिले इंडिया में। क्या इंडिया में कमाए, कंधार से कमाए। क्या ये बिजनेस है? हाँ ये बिजनेस है। क्या कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है ये बिजनेस? पता लगता है यस सर, फोन पे यहीं से कंट्रोल होता है। ये फोन पे ये ले लो वो ले लो, मालिक यहीं से कंट्रोल करता है। फिर अगर ये कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो 2 केस में टैक्स लगेगा। जब उस कंधार वाली दुकान का मालिक इंडिया में क्या है, ओआर, या क्या है, एनओआर, तब भी लगेगा। एनआर है नहीं लगेगा। समझ गए? लेकिन कंधार में आपका एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किराए पे चढ़ा हुआ है, जिसका किराया कंधार में ही जमा हो जाता है। क्या वो रेंट की इनकम इंडिया में मिली, इंडिया से कमाई? क्या ये बिजनेस है? नहीं। ये क्या है, रेंट, इंटरेस्ट, अदर इनकम, एग्रीकल्चर, फॉरेन वाली अदर इनकम। तो ये किस में आएगी, सिर्फ ओ आर, जिसे आप रोर भी बोल देते हैं, रेजिडेंट, बट रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी। क्लियर? पास्ट की इनकम ले आया इंडिया में इस साल, तो भैया पास्ट की इनकम है तो पास्ट में टैक्स लग गया होगा। अगर पास्ट में माफ थी, आज इंडिया ले आया तो आज कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, कोई इनकम पहले माफ थी, जैसे ये डिविडेंड कंपनियों का 3 साल पहले तक माफ होता था, माफ था, टैक्स नहीं लगा। किसी फॉरेनर को फॉरेन में बैठे बैठे इंडिया की कंपनियों से क्या मिल रहा है, डिविडेंड, माफ। आज वो इंडिया ले आया तो क्या टैक्स लगेगा ना? सरेआम है, माफ थी वो इनकम, आज इंडिया ले आया, कोई टैक्स नहीं। अगर पास्ट की इनकम है तो पास्ट में ही टैक्स लगेगा, लग चुका है तो माफ, माफ थी तो भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, पकड़ा पैसा, चुराया हुआ पैसा है तो अलग बात है, सरकार आपको लाने नहीं देगी, इंडिया टैक्स भरवाएगी। चोरी चारी है, हिसाब किताब नहीं है आपके पास पैसे का, तो दिक्कत है। वरना अगर सारा हिसाब है, पास्ट की इनकम है जिसपे पहले टैक्स लग चुका है, आज इंडिया लाओगे कोई टैक्स नहीं। या पास्ट की इनकम है जो ऑलरेडी क्या थी, एग्जाम, सबूत है उसके, माफ थी, आज इंडिया ले आए तो आज कोई टैक्स लगेगा नहीं। इंडिया में पार्टनरशिप कर ली फॉरेनर ने, सुनो, किसी फॉरेनर ने इंडिया में पार्टनरशिप कर ली, उसे पार्टनरशिप का प्रॉफिट फॉरेन में भेजा जा रहा है, माफ, 10 to M में माफ। इकट्ठा कर करके वो इंडिया ले आया, वो इकट्ठा कर करके वो इंडिया ले आया वो फर्म के प्रॉफिट को। क्या आज टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा, नो नो नो। चाहे आप ओआर हैं, चाहे एनओआर, चाहे एनआर। टेबल खत्म, समझ आ गई? सबसे ज्यादा टैक्स किस पे है, ओआर, या जिसे रनौर कहते हैं। उससे कम नहीं, रोड बोलते हैं। रनौर बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाले पे भी लगता है, बाकी नॉन रेजिडेंट जैसा। नॉन रेजिडेंट पे तो सिर्फ किस पे लगता है टैक्स, जो इंडिया में रिसीव हुई या इंडिया में अर्न की। बोलो कोई डाउट? सही है। अब आपको यह तो पता लग गया टैक्स कब लगना है, ठीक है। उसके बाद बात करता है अब मुझे यह जानना है कि आप ओआर कब, एनओआर कब, एनआर कब। अब यह तो पता लग गया ना कि भैया कब किस पे कितना टैक्स है, ओआर, एनओआर, एनआर में क्या फर्क है। ये मीनिंग तो पढ़ के पता लग जाएगा, लेकिन पढ़ना क्यों है ये क्लियर है कि टैक्सेबिलिटी, इंसिडेंस ऑफ टैक्स अलग अलग है। ओआर पे सबसे ज्यादा, एनओआर पे थोड़ा कम, एनआर पे तो बिल्कुल ही कम इनकम टैक्सेबल होती हैं। पढ़ा? बोलो कोई डाउट? अब आ जाओ टैक्स, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कौन ओआर, कौन एनओआर, कौन एनआर। सेक्शन 6(1) जो एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस बताता है। 6(1) की शर्तें शुरू करूंगा मैं। सेक्शन 6(1) की शर्तें क्या, बेसिक कंडीशन,
जो रिलेटेड विद करंट प्रीवियस ईयर है। करंट प्रीवियस ईयर सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा है? 23-24। 23-24। क्या आप कितने दिन इंडिया में रहे उस पर डिपेंड करता है आपका स्टेटस क्या है। पहले तो ये देखो, बंद था क्या? लाइट भी बाई चांस अभी आई है, थी नहीं, मैंने बाहर देखा। देखो 23-24 में क्या कहता है, सुनो। करंट प्रीवियस ईयर हमारा ये है ना, करंट करंट प्रीवियस ईयर क्या कहता है, इसमें कितने दिन, मेरी बात करो, मेरा स्टेटस चेक करना है तो पहले ये देखो 23-24 में मैं कितने दिन इंडिया में रहा। पहली शर्त 6(1) सेक्शन की, पहली कंडीशन बेसिक, आप इंडिया में कितने दिन रहे हो, 182 या उससे ज्यादा। साल कौन सा है? 23-24। 366 दिन का साल है ये, 366 डेज का, और इसमें से 182 दिन रह गए, लगभग आधा साल। तो आपने वेरी फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी कर दी। मैं अपने पे लगाऊं तो मैं 366 दिन ही इंडिया में हूं, तो 182 डेज पूरी होगी, हो गई। समझे? लगातार रहना जरूरी नहीं है, याद रखना। कॉन्टिन्यू स्टे रिक्वायर्ड नहीं है, कभी चला गया, कभी आ गया, कभी चला गया, कभी आ गया। बस टोटल में कितने दिन इंडिया में होना चाहिए? 182 डेज। किसमें? करंट प्रीवियस ईयर 23-24 में, 1 अप्रैल 23 से लेके मार्च 24। याद रखना, आने का दिन और जाने का दिन भी इंडिया में गिना जाएगा अगर प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है तो। या तो आपके उस पे पासपोर्ट पे वीजा लगता है, स्टैंप लगती है, उसमें लिखा हो टाइम कि आप कितने बजे सुबह इंडिया आए, कितने बजे गए, 24 घंटे का मिला के एक दिन होता है। उस तरह से सोच लो। अगर आपके पास इतना माइन्यूटली रिकॉर्ड नहीं है तो डे ऑफ डिपार्चर एंड डे ऑफ अराइवल will be considered आने का दिन, जाने का दिन कहां गिना जाएगा? इंडिया। चाहे सुबह 4 बजे चला गया 8 तारीख को, 8 तारीख पूरी इंडिया में गिन लो, रात 11 बजे इंडिया आ रहा है, 1 घंटा ही है उस दिन का, तो पूरा दिन इंडिया में गिन लो। या फिर तू बना छोटा छोटा रिकॉर्ड, भाई इतने बजे मेरी फ्लाइट लैंड की, इतने घंटे रुका, जब मैं गया सुबह 6 बजे गया तो 6 घंटे ही था इंडिया में। इस तरह घंटों को जोड़ के क्या बना लेना, 24 घंटे का एक दिन। अगर तो ऐसे कर सकता है तो ऐसे कर ले, नहीं कर सकता हम तो डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ अराइवल विल बी कंसीडर्ड विद इन इंडिया, पूरा दिन इंडिया में गिनेंगे। क्लियर? लगातार रहना जरूरी नहीं, कभी आ गया, कभी चला गया, कभी आ गया, कभी चला गया। उससे पता लगाना है कितने दिन इंडिया में हैं, गिन लोगे दिन। चलो बताओ। राम, 7 जुलाई 2023 को लो, 9 जुलाई 2023 को इंडिया छोड़ गया, कम बैक, फिर इंडिया आ गया ऑन, फिर इंडिया आ गया 1 दिसंबर 2023 को, 1 दिसंबर 23 को इंडिया आ गया वो। ठीक है, देखना पड़ेगा कितने दिन इंडिया में है।
फिर इंडिया छोड़ गया। आने की कोई खबर नहीं इंडिया। हाँ जी, कभी इंडिया कभी फॉरेन, कभी इंडिया कभी फॉरेन। बनाओ दिन कितने इंडिया में। हाँ जी, पहली बार इंडिया कब छोड़ा? 9 जुलाई 2023 को इंडिया छोड़ा। तो डेज इन इंडिया ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर 2023-24, 23-24 में कितने दिन इंडिया में है बताओ? कितने दिन इंडिया में है 23-24 में, बोलो। अप्रैल के कितने दिन इंडिया में है? 30। मई के कितने दिन इंडिया में? 31। जून के कितने दिन इंडिया में? जुलाई के कितने दिन इंडिया में? 9। उसके बाद चला गया अक्टूबर 23 में चला गया। हाँ जी, फिर इंडिया में नहीं है। कब आया वापिस? कब आया? 1 अक्टूबर 2023 को वापिस आया। तो भैया अक्टूबर में कितने दिन इंडिया में है बोलो? कितने दिन इंडिया में अक्टूबर में? बोलो। हाँ जी, अक्टूबर में कितने दिन इंडिया में? कब आ गया इंडिया? मान लो 8 अक्टूबर को आ गया। 8 अक्टूबर को आ गया। 31 दिन की अक्टूबर होती है, 7 दिन छोड़ दो। 8 अक्टूबर को है, 7 दिन इंडिया के बाहर गिनो। 8 तारीख इंडिया में है, गिन लो, सीधा गिन लो। 8, 9, 10, 11 ऐसे गिन लो। या ऐसा करो, अक्टूबर 31 का होता है, 7 दिन छोड़ दो। शुरू के 7 दिन छोड़ दो ना, तो 24 दिन इंडिया में है। सीधा गिनना है, सीधा गिन लो। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 गिनते रहोगे बस, यही नेगेटिव गिनो। 31 में से 7 दिन छोड़ दो। नवंबर कहां है? दिसंबर कहां है? जनवरी कहां है? फरवरी कितने दिन की है? मार्च में कब चला गया छोड़ के इंडिया अगेन? 1 मार्च को। आने की 31 मार्च तक कोई खबर नहीं। तो 1 तारीख भी कहां गिननी है आपने? मार्च की 1 तारीख भी कहां गिननी है? इंडिया। करो जी टोटल दिन कितने इंडिया में? 30, 31, 30, 9, 24, 30, 31, 31, 29। 246। हमें कितने चाहिए? 182। हो गए पूरे? तो इसका मतलब तूने फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या कर दी? पूरी। और ये पूरी करना खुश है, कहता बढ़िया होगी ना? होगी। क्या रेल बनेगी? पूरी करने का मतलब क्या है? तेरे लिए नुकसान है। क्लियर? हर चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती, ठीक है ना? तो ये क्या है, बीपी बढ़ा हुआ, कहता तेरा बीपी 180, कहता हाँ बढ़िया यार। तो ज्यादा अच्छा नहीं होता कई बार। तो ये पूरी होना शर्ते क्या है? नेगेटिव है। हम लोग जो पढ़ा करते थे शुरू में, यहीं से शुरू होता था चैप्टर जैसे, तो टीचर हमें बताया करता था, कहता वो 181 है, 180। हम कई बार कहो यार बच गया, एक आधा दिन और लग जाता, कितना बढ़िया हो जाता। बढ़िया नहीं, वो तो बचा है बड़ी मुश्किल से। और वो प्लान करके बचता है, वो प्लान करके बचता है। मान लो एक आदमी अब तक इंडिया में 170 दिन है, वो इंडिया आने वाला है 22 मार्च को इंडिया आने वाला है, ये 170 है, वो 20 मार्च को इंडिया आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 मार्च को आएगा तो कितने दिन हो जाएंगे? हो जाएंगे 182। 170 दिन पहले रहा हुआ है। 20 मार्च को इंडिया आ गया तो 20 से लेके 31 तारीख तक 12 दिन हो जाएंगे। और उसके दिन कितने हो जाएंगे? 182। और वो क्या बन जाना है? पंगे में फंस जाना है। उसका फोन आया आपके पास, कहता भैया मुझे इंडिया आना है, कब आऊं?
आपने ध्यान नहीं दिया वो क्यों पूछ रहा है, मेरी मर्जी थोड़ी है यार, तेरी मर्जी, जब मर्जी आ जा अब आ जा। क्या यार कमाल करते हो। मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं भाई, मैं इतने दिन रहा हूं इंडिया, आजू के ना, उसे कह दो 20 को ना 2 दिन और लेट हो जा, 1-2 दिन, क्यों 182 से बच जा। ठीक है। मान लो एक आदमी 1 जनवरी को फोन करता है, कहता जी मैं 175 दिन रह चुका हूं भाई साहब इंडिया में अब तक, और जनवरी 1 को फोन करता है, कहता कब आऊं, क्या अगले साल ही आ जाओ अब ना। क्या यार ऐसे क्यों यार, आना है, आने तो फिर आ जा, कब कहूंगा तेरे को, क्योंकि तो 175 दिन रह चुका है, 6 दिन और मैक्सिमम रह सकता है, 7 होते ही तो क्या हो जाएगा, तो पंगे में फंस जाएगा। इसलिए तुम्हें आना है तो 30, 31 मार्च, 27, 28 मार्च से पहले ना, ये 3-4 दिन और रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्या फरवरी में कोई चांस, कोई चांस नहीं, आने आ जा, बाकी टैक्स लगेगा ज्यादा, तो बचो, इससे बचो, प्लान कर सकते हो, देखो बच सकते हो तो बचो। हम कैसे बचे, नहीं यहीं रहते हैं, कहां जाएं, यहीं रहना पड़ेगा। ये तो उन लोगों के लिए प्लान है जो आते जाते रहते हैं ना, वो प्लान कर सकते हैं भी चलो 170 दिन रहे हुए हैं, मार्च 20 को आना है, चलो 2 दिन रुक के आ जाते हैं, बचेंगे, ऐसे उन लोगों के लिए काम आता है। समझ आया। इससे बच गया अगर, और अगर ये लग गई तो छोड़ दो बस, ठीक है, फंस गया बंदा। इससे बच गया तो सेकंड, और आगे जाओ, एक शर्त है, करंट प्रीवियस ईयर, इन करंट प्रीवियस ईयर 23-24 में कितना रहा हो, 60 दिन, एंड 365 days or more during 4 years preceding the current previous year। 23-24 से पीछे वाले 4 साल में कितने दिन इंडिया में रहा हो, 365। फर्स्ट से बच गया तो समझो सेकंड में फंस गया, बख्शेंगे नहीं हम, तेरी सेकंड चेक कर लेंगे। अगर फर्स्ट से बच गया तो हो सकता है सेकंड में फंस जाए। समझ गए। अब मान लो मेरे पे लगाई आपने, 182 ही लग गई, तो मेहनत मत करो, आगे सेकंड ना देखो, दोनों में से एक चीज होती है, होगी ना 182। लेकिन जो आदमी 182 से बच गया उसके लिए सेकंड चेक करो। मान लो एक आदमी हर साल इंडिया में 120 दिन आता है, और वो आदमी 10 सालों से ऐसा कर रहा है, 120 दिन इंडिया आता है, 120 दिन, और ये कितने सालों से ऐसा कर रहा है, कोई 10-12 सालों से। उस आदमी की 182 देखो, सेक्शन 61 की 182 डेज वाली पूरी हुई। करंट प्रीवियस ईयर 23-24 में भी कितने दिन इंडिया में था वो, 120, बच गया। 60 और 365 लगाओ, एक से कुछ नहीं होता, दोनों चाहिए, 60 और 365। यहां 60 हो गए, हाँ 4 साल में 365 हो गए, हो गए 480 हो गए, 60 और 365 हो गए। तो तेरे पे भैया कौन सी शर्त लग गई, तेरे पे लग गई सेकंड बेसिक कंडीशन। समझ आया, बोलो कोई डाउट, क्लियर है। 182 चेक करो बंदे पे होगी कि नहीं, नहीं हुई तो सेकंड पे चेक करो, क्या करंट प्रीवियस ईयर में 60 और इससे पहले वाले 4 साल में 365, दोनों चीजें चाहिए, 60 एंड 365। ये लग गई तो हम कहेंगे हाँ भाई सेकंड बेसिक लग गई, करेंगे तेरा काम थोड़ा सा टैक्स लगाने का। यहां देखना थोड़ा चेंज करूं, मैं कह रहा हूं करंट ईयर में सिर्फ 40 दिन आया इंडिया, वो 120 नहीं आया, कितने दिन आया, तो 60 ही नहीं हुए भाई, 60 ही नहीं हुए, पीछे 365 होने से कुछ नहीं होता। सेकंड बेसिक में दोनों चीजें 60 और 365, कई बार 60 तो हो गए, पिछले 3-4 साल में 365 नहीं हुए, दोनों चाहिए मेरे को, 60 + 365। अगर हो गई सेकंड बेसिक कंडीशन तो आप कहना भैया ठीक है आगे बढ़ो, 182 होगी वहीं छोड़ दो, सेकंड बेसिक चेक नहीं करनी, क्योंकि दोनों में से क्या चीज होती है सेटिस्फाई होनी, एक, क्या
नहीं, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। OR है या NR है वो तो बताया ही नहीं। अभी तो मैं सिर्फ बेसिक कंडीशन पढ़ रहा हूं। समझ आया? अभी तो कंडीशन सुनो बस। सही है। लेकिन सेकंड बेसिक कंडीशन के कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शंस टू सेकंड बेसिक एक्सेप्शन का मतलब सेकंड बेसिक कंडीशन सेकंड बेसिक कंडीशन विल नॉट बी अप्लाइड। सेकंड बेसिक नहीं लगेगी। कब? सेकंड बेसिक कब नहीं लगेगी? वो कह रहा है सेकंड चेक ना करो, ओनली क्या चेक करो? ओनली फर्स्ट बेसिक इज टू बी चेक्ड। लग रही है कि नहीं? बस आपको सिर्फ कौन सी चेक करनी है? आपको चेक करनी है फर्स्ट बेसिक कंडीशन, वेदर अप्लाइड और नॉट। सेकंड चेक ही नहीं करनी है। 182 लगी तो ठीक, नहीं लगी तो कह दो कोई बेसिक सेटिस्फाई नहीं हुई, बच गया, बढ़िया है। NR जिसकी कोई बेसिक ना हो वो क्या हो जाता है? NR। नो बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1) सेटिस्फाइड। वो आदमी कौन हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। बढ़िया, खुशकिस्मत है, बच गया। सिर्फ इंडिया में मिली या इंडिया में कमाई, इनकम पे टैक्स लगेगा NR पे। समझ आया ना? बोलो। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है, पता लगा? सेकंड है 60, 365 नहीं देखनी कौन से लोग हैं वो, बस फर्स्ट चेक करो। 182 हुई तो ओके, नहीं हुई तो कह दो बस NR है। वो लोग खुशकिस्मत लोग कौन से हैं जिनको क्या है एक्सेप्शन में डाला है? 3 लोग हैं वो। इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। बेचारा काम से परेशान इंडिया के बाहर क्यों जा रहा है? काम की तलाश में, है ना? बेचारे ही, और क्या है? देश छूट गया काम के लिए, घर रह गया, दोस्त रह गए। जिन अंग्रेजों को गालियां देते नहीं थकते, उन्होंने ये किया वो किया, आज उनको ही प्लीज हमें वीजा दे दो, उन्हीं के पास जाने को फिर बेताब है, अंग्रेजों के पास, है ना? चलो, अगर आप इंडिया के बाहर क्यों जा रहे हो? इंडिया के बाहर किस लिए जा रहे हो? एम्प्लॉयमेंट पर्पस। एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ नौकरी नहीं, ओन बिजनेस भी हो सकता है, जॉब, या फिर क्या, ओन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी ओन बिजनेस। वहां जाके ट्रक डाल लिया, एक ट्रक खरीद के वहां ट्रक चलाता है, ढाबा चलाता है, टिफिन सर्विस शुरू कर ली वहां जाके, मतलब कुछ भी, अपना काम या नौकरी। आपके पता कैसे लगेगा आपको? जी पढ़ने गया है, पढ़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सिर्फ कौन से बख्शे जाएंगे? अब आपको जी एक स्टूडेंट गया तो वहां पढ़ने है लेकिन काम ही करता है वो, उसके वीजा पे क्या लिखा है? स्टडी वीजा, एजुकेशन, वो नहीं एक्सेप्शन में आएगा। उस पे तो 60, 365 चेक करेंगे। सिर्फ किसको बख्शा है? जिसके वीजा पे क्या लगाओ? एम्प्लॉयमेंट या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीजा। किसी कंपनी की जॉब करने जा रहे हो, अपना बिजनेस करने जा रहे हो, कोई कुक है, कोई पार्लर वाले हैं, वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, वहां काम करेंगे, वीजा ही इंप्लॉयमेंट वीजा है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन से बख्श दो ऐसे लोगों को जो इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ रहे हैं। किस लिए? एम्प्लॉयमेंट। चाहे आपको भारत सरकार एम्बेसी में भेज रही है, नौकरी के लिए भेज रही है ना, तो सेकंड बेसिक कंडीशन आपके लिए चेक नहीं करनी। क्लियर? आगे चलो। यानी ट्रेनिंग पे भेजा, ट्रेनिंग पर्पस और एजुकेशन पर्पस और टूरिज्म पर्पस से इंडिया के बाहर जा रहे हो तो आप एक्सेप्शन में कवर नहीं होंगे।
नॉट कवर्ड अंडर एक्सेप्शन, यानी मीन सेकंड बेसिक कंडीशन विल बी अप्लाइड। आपके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन चेक होगी आपके लिए। बोलो क्या कह रहा है, समझा भाई? अगर आप घूमने फिरने जा रहे हो, थोड़े दिन बाद जाके घूम के आ जाओगे, टूरिस्ट पर्पस से जा रहे हो। एक कह रहा नहीं काफी दिन भी रह जाते हैं, टूरिस्ट पर्पस लंबे टाइम के लिए मिल जाता है। मिल गया होगा आपके वीजा पे, क्या लिखा है? टूरिस्ट वीजा है ना। ट्रेनिंग के लिए भेजा क्या किसी कंपनी ने थोड़े टाइम के लिए, या पढ़ने जा रहे हो, वीजा एजुकेशनल वीजा है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन विल अप्लाई टू यू। यू विल नॉट गेट एग्जम्प्टेड फ्रॉम सेकंड बेसिक कंडीशन। तुम्हारे पे 60 और 365 की शर्त क्या है? सेकंड बेसिक कंडीशन 60 और 365 टू बी चेक्ड। समझ गए? पहला बंदा कौन बख्श दिया? इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है जॉब के लिए। सेकंड कहता है इंडियन सिटीजन हु इज क्रू मेंबर ऑफ एक ऐसे शिप का क्रू मेंबर है, कैप्टन वगैरह टीम होती है ना, क्रू होते हैं, शिप का क्रू मेंबर है, वेसल कह लो या शिप, जो क्या है फौरन आता जाता है। ऐसे लोगों पे भी 182 देखनी है, 60 365 नहीं देखनी ना। इसके लिए 60 365 देखनी ना, इसके लिए 60 365 देखनी। अगर आप शिप के क्रू मेंबर हो और वो शिप क्या है? फॉरेन गोइंग वेसल है। थर्ड आप क्या हो? इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज अब्रॉड, जो फॉरेन में सेट है, विजिट्स टू इंडिया। कौन लोग इंडिया में आ रहे हैं? जो इंडिया के सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या तो सीआई है यानी सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर क्या है पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो कि आजकल कौन है? हु इज अब्रॉड। अब्रॉड से मेरा मतलब क्या है? फॉरेनर है, आजकल फॉरेन में सेटल है। वो लोग इंडिया में विजिट करते हैं, ऐसे लोगों को भारत सरकार कहती है वेलकम टू इंडिया, आपका अपना इंडिया, आ जाओ। आएंगे, कुछ खर्चेंगे, कुछ पैसे लगा के जाएंगे। जब गए थे तो धक्के मार के निकालने वाली हालत ही होती, पूछते भी नहीं भाई तुझे काम दे देते, क्यों परेशान होके जा रहा है इंडिया छोड़ के। ऐसी है, धक्के खा खू के वहां जब सेट हो जाता है, फिर भारत सरकार को याद होती है कि हाँ ये अपना ही बंदा है, उसको फिर केयर करते हैं उसकी। ऐसे ही होता है। कितने बच्चे बेचारे परेशान हो के धक्के खा खा के यहाँ से जाते हैं, वहां जमीनें बेच के, घर बेच के, ज्वेलरी बेच के जा रहे हैं, और वहां जाके भी काम नहीं मिलता। बर्तन साफ करते हैं, खाने की जगह नहीं, वहां के मंदिरों में गुरुद्वारों में खाना खा रहे हैं, आलिए धक्के खा रहे हैं। और जब वो सेट हो जाएंगे ना वहां, फिर इंडिया वालों को याद आएगी, अच्छा ये अपना इंडियन है। ऋषि सुनक जैसे, वो ब्रिटेन का पीएम है, वो NR नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के चेयरमैन थे, उनका दामाद है। तो वो सोचते हैं जी इंडिया का बन गया। उसने कई बार कह लिया भैया मैं तो पैदा यहीं इंग्लैंड में हुआ हूं, फर्स्ट मेरे इंटरेस्ट तो यही है। चलो, क्या इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन के बंदे जो आजकल कौन है? विदेशी हैं, हु इज अब्रॉड एट प्रेजेंट, विदेश में सेट हैं, विजिट्स टू इंडिया। विजिट्स टू इंडिया में बीच बीच में आ जाते हैं इंडिया, सामान उठा के नहीं आए हैं, वैसे आ जाते हैं। उन लोगों पे 60 और 365 क्या है? सरकार कहती छोड़ो यार, आने दो यार, 60 365 ना लगाओ, इनके लिए कौन सी लगाओ? सिर्फ 182। ये इंडियन ओरिजिन के लोग कौन से होते हैं? हाँ जी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कौन लोग इंडियन ओरिजिन के हैं?
पीआईओ कौन लोग? जिन्होंने खुद either of parents जिन्होंने खुद या मम्मी या पापा में से किसी ने या दादा या दादी में से किसी ने हिंदुस्तान में जन्म लिया। कौन सा हिंदुस्तान? अनडिवाइडेड इंडिया। अपा कौन से इंडिया में रह रहे हैं? डिवाइडेड इंडिया। मैं कौन सा इंडिया की बात कर रहा हूं? अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिया हो, जिन्होंने खुद या जिनके ग्रैंड पेरेंट्स ने या मम्मी पापा में से किसी एक ने भी इंडिया में जन्म लिया। कौन से इंडिया में? 1947 से पहले वाले इंडिया में। तो वो क्या है? बंदा इंडियन ओरिजिन का आदमी है। यानी पूरा पाकिस्तानी क्या हो जाएगा? पीआईओ हो जाएगा। पूरा पाकिस्तानी पीआईओ है। जैसे पाकिस्तान के किसी पर्सन का नाम लो, भुट्टो भुट्टो है, बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो जो है उसकी उम्र होगी कोई 35 साल के आसपास। पैदा हुआ मान लो रावलपिंडी में, उसके पैदा होने का भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कौन से इंडिया में कौन सी जगह पैदा हुआ? पाकिस्तान। अपने को चाहिए कौन सा इंडिया? अनडिवाइडेड इंडिया। यानी वो कहां पैदा हुआ है? पाकिस्तान। मम्मी पापा कहां थे? आसिफ अली जरदारी उसके फादर साहब, और उनकी मदर थी भुट्टो भुट्टो, क्या नाम था? बेनजीर भुट्टो। पाकिस्तान की पीएम थी, बॉम्ब से उड़ा दिया था जिनको, गोली गाली मार दी, मर गई थी, बेनजीर भुट्टो। वो कहां पैदा हुई? बेनजीर भुट्टो पता लगता है जी 1955 में पैदा हुई थी बलूचिस्तान में। यानी वो बिलावल भुट्टो कहां पैदा हुआ? पाकिस्तान। उसकी मम्मी पापा कहां पैदा हुए? पापा भी 1952 में रावलपिंडी में पैदा हुए थे और मम्मी बलूचिस्तान में पैदा हुई थी। यानी कहने का मतलब कोई फायदा नहीं अभी तक। दादा दादी कहां पैदा हुए? पता लगता है दादा दादी भी सिंध में पैदा हुए थे। सिंध 1947 से पहले हिंदुस्तान था। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध, वो उधर चला गया ना, सिंधु और वो सारा एरिया, बलूचिस्तान, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर पंजाब की कैपिटल होती थी, वहां पैदा हुए। तो क्या हुआ? लाहौर भी तो कहा था 1947 से पहले इंडिया। दादा लाहौर में पैदा हुए थे, दादी पैदा हुई थी मान लो बलूचिस्तान में। हमें तो एक ही बंदा चाहिए, हम तो दोनों ही क्या है? अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए। तो वो बिलावल भुट्टो क्या हो गया इंडिया में? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया। समझ गए? और आजकल बसा कहां हुआ है? पाकिस्तान में। वो अगर बिलावल भुट्टो कभी कभी इंडिया आएगा तो उस पर सेकंड कंडीशन नहीं देखनी, 60 और 365 की कंडीशन चेक नहीं करनी बिलावल भुट्टो के लिए। बोलोगे डाउट? सही है? चलो मेरी बात करो, क्या मैं इंडियन ओरिजिन का हूं? मैं इंडियन ये डिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ, मेरे पेरेंट्स भी डिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स कहां पैदा हुए? पंजाब। तो वो मैं भी क्या हो गया? इंडियन ओरिजिन का। पर मुझे फायदा नहीं मिलेगा। मान लो मैं कभी इंडिया कभी फॉरेन, मैं कभी इंडिया कभी फॉरेन, मुझे फायदा नहीं मिलेगा। मेरे पे सेकंड बेसिक लगेगी, क्योंकि हु इज अब्रॉड वर्ड है, मैं तो कहां बसा हुआ हूं? इंडिया। हिंदुस्तान में यही तो दिक्कत है, जो बसे नहीं चले गए उनको तो आप बेनिफिट दे रहे हो, जो यहीं बसे हुए हैं उसको ना 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 तेरे पे तो लगाएंगे, तेरे पे टैक्स लगाएंगे। अपा इंडियन ओरिजिन के हैं सारे, दादा दादी तो इंडिया में पैदा हुए थे। तो इसलिए क्या है, हम लोगों पे तो सेकंड बेसिक लगेगी, क्योंकि हम फॉरेन में सेटल नहीं है। समझा? ये कंडीशन तो किनको फायदा दे रही है? ये कंडीशन से बच रहे हैं सेकंड बेसिक से कौन? जो इंडियन सिटीजन फॉरेन में सेट हैं, वो इंडिया आ जाते हैं कभी कभार, उन पे 60 365 नहीं लगेगी, उन पे सिर्फ 182 लगेगी। हम तो बस ही यहां हुए हैं,
हम पे तो क्या 60 और 365 भी लगेगी, हम विदेशी नहीं है ना। एक नाम सुना होगा मोंटी पानेसर, सुना है? इंडियन ओरिजिन का आदमी, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में खेलता था वो आदमी मोंटी पानेसर। अब वो इंडिया आ जाए, कहां बसा हुआ है वो? इंग्लैंड में, लेकिन उसके दादा दादी कहां के थे? इंडिया के अंदर पैदा हुए थे। तो मोंटी पानेसर क्या है? इंडियन ओरिजिन का है, जो कि फॉरेन में सेट है। वो कभी कभी इंडिया आता है तो उस पर सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगानी। क्लियर? और एक बात, इसमें ना एक चक्कर और पड़ेगा, ये थर्ड वाली कैटेगरी में। ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये एप्लीकेबल कब है? ₹15 लाख से ज्यादा इनकम होगी तो रूल बदल जाएगा। ऐसे लोग हैं ना इंडियन सिटीजन, ये थर्ड वाले, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज अब्रॉड, जो विदेशी हैं, कभी कभी इंडिया आते हैं, अगर उनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हुई तो रूल कोई और लगेगा। फिलहाल मैं कौन सा रूल ले रहा हूं? सपोज देयर इनकम इज लेस देन ₹15 लाख विद इन इंडिया, इंडियन इनकम 15 लाख से क्या है? कम। तो ये रूल चेक कर रहा हूं मैं, अगर 15 से ज्यादा हुई तो रूल थोड़ा बदलूंगा। बोलो, बेसिक कंडीशन समझ आ गई? तीनों में खास बात है, इंडियन सिटीजन, शिप का क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन गोइंग शिप का, या इंडिया के बाहर नौकरी के लिए जा रहा है, या इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन हु इज अब्रॉड, विदेशी है, वो इंडिया लीव इंडिया, वो विजिट इंडिया विजिट करता है और उसकी इनकम 15 लाख से कम है, तो ये सेकंड बेसिक से बच गया। अगर 15 लाख से ज्यादा इनकम है तो कोई और चक्कर है, वो फिर बताऊंगा। समझ आ गया? पहले दो में कोई 15 लाख का चक्कर नहीं, ये शिप के क्रू मेंबर में, बस शिप का क्रू मेंबर है या वो इंडिया के बाहर नौकरी के लिए जा रहा है, कोई 15 लाख का लिंक नहीं है। बेसिक कंडीशन समझ आ गई? एक चीज सुन लो, जिसकी बेसिक ना पूरी हो वो नॉन रेजिडेंट, और जिसकी बेसिक एक हो गई कोई भी, वो दोनों में से कुछ है, या तो OR या NOR, बाकी शर्तें लगा के पता लगेगा। क्लियर? यानी सारा हिसाब किताब किसका है? कंडीशंस का है। उसके बाद मैं एडिशनल कंडीशन की बात करूंगा, पिछले सालों से रिलेटेड है। करंट ईयर छोड़ दो, कौन सा साल छोड़ दो? 23-24 छोड़ दो, इससे पीछे वाले 7 साल। क्या 7 साल में 730 दिन रहा? पिछले 7 साल में 730 या उससे ज्यादा रहा, और पिछले 10 सालों में कोई भी एक बेसिक पूरी की 2 साल में, इन एट लीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ प्रोसीडिंग 10 ईयर, ही मस्ट सेटिस्फाई एनी वन बेसिक कंडीशन। मेरे पे लगाओ, पहले 23-24 में 182 दिन रहा, हाँ रहा, होगी बेसिक, आगे बढ़ो एडिशनल। पिछले 7 साल में 730 रहा, हाँ रहा, 7 साल में 730 रहा, हाँ रहा। पिछले 10 में से कोई 2 साल एक बेसिक पूरी की, 10 के 10 की, 182 वाली लगा लो, या 60-365 लगा लो, कोई एक बेसिक 10 में से किसी भी 2 साल, लगातार जरूरी नहीं, पूरी कर सकता है, कर सकता है। तो एक बेसिक और एडिशनल दोनों जो कर देगा वो क्या होगा? OR। जो एक बेसिक कर दे और दोनों क्या कर दे? एनी वन बेसिक और दोनों एडिशनल, वो क्या होगा? रेनॉर, यानी रोर, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। जो एक बेसिक तो करे, दोनों एडिशनल ना सेटिस्फाई कर पाए, एक कर दी तो उससे कुछ नहीं होता। देखो, फर्स्ट वाली नहीं की, सेकंड वाली कर दी, फर्स्ट वाली कर दी, सेकंड वाली नहीं की, या दोनों ही नहीं की, एक ही बात है। एक करने से कुछ नहीं होता, दोनों एडिशनल पूरी और एक बेसिक तो क्या बन जाओगे? OR। पहली एडिशनल भी
सेकंड एडिशनल भी, यस यस, 7 साल में 730 भी, 10 में से कोई भी 2 साल एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दे, वो आदमी क्या हो जाएगा, ओ आर। जिसने बेसिक की दोनों एडिशनल नहीं की, एक कर दी या दोनों नहीं की, वो क्या है, एनओ आर। यानी एक एडिशनल से कुछ नहीं होता, एडिशनल करे तो क्या करे, दोनों, तो ओ आर। एक एडिशनल होगी, एक रहेगी तो एनओ आर, दोनों रहेगी तो भी एनओ आर। बेसिक जिसने एक कर दी ना, वो या तो ओ आर है या एनओ आर। दोनों एडिशनल करेगा तो ओ आर, दोनों एडिशनल नहीं कर पाएगा तो रेनॉर यानी एनओ आर। और जिसने बेसिक ही ना सेटिस्फाई की, वो क्या होगा, एन आर, नॉन रेजिडेंट। बोलो कोई डाउट, समझ आइए ओ आर, एनओ आर, एन आर की कहानी। चलो बताओ, अर्जुन 25 साल का है, नेवर लीव इंडिया इन पास्ट। आज तक इंडिया छोड़ के अर्जुन नहीं गया कभी, इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में रहा। ऑन 1 जुलाई 23 लीव इंडिया, पहली बार इंडिया छोड़ के गया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। फॉरेन गया है, वहां नौकरी मिल गई इसको, एम्प्लॉयमेंट पर्पस। अर्जुन का स्टेटस बताओ, हाँ जी बताओ, अर्जुन का स्टेटस बताओ। कितने दिन इंडिया में, 23-24, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई का 1, 92 दिन इंडिया में है अर्जुन, 92 दिन इंडिया में है 23-24 में। उसके बाद कभी नहीं आया इंडिया, 92 दिन इंडिया में अर्जुन। लगाओ बेसिक कंडीशन, लगाओ। हाँ जी, अर्जुन की बेसिक कंडीशन क्या 182 डेज वाली हो रही है क्या, 92 दिन। सेकंड देखनी नहीं, क्योंकि क्या है वो एक्सेप्शन में कवर है अर्जुन, क्योंकि इंडिया किस लिए छोड़ के जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस। सेकंड लगानी नहीं, फर्स्ट हुई नहीं। जिसकी एक भी बेसिक ना हो तो अर्जुन क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। समझ आया? चेंज करूं, थोड़ा चेंज करता हूं। मैं कह रहा हूं किसके लिए इंडिया छोड़ा, उसका वीजा एजुकेशन का है। हाँ जी लगाओ, एजुकेशन के वीजा पे गया वो। फर्स्ट लगी 182 ना, सेकंड लगाओ अर्जुन के लिए, लगाओ ना, लगाओ लगाओ। यहां करंट ईयर 23-24 में कितने दिन, 60। 4 साल में कितने दिन, कर देगा आराम से। कभी गया ही नहीं इंडिया छोड़ के, 25 साल का हो गया। पिछले साल में आराम से, यस। एक बेसिक होगी अर्जुन, या तो ओआर है या एनओआर। एडिशनल शर्तें देखो अर्जुन की, अर्जुन क्या पीछे के 7 साल में, 23-24 से पीछे वाले 7 साल कौन से हैं, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18 और 16-17, 7 साल हो गए। क्या 730 दिन रहा आराम से, यहीं पड़ा है 25 साल से। 7 साल में 730 इन 7 ईयर, यस होगी। क्या 10 में से 2 साल एक बेसिक कर देगा, 10 के 10 ही कर देगा। 10 में से 2 साल एक बेसिक, भैया 10 के 10 ही कर देगा वो। 182, 182, 182, 182, हमें तो 2 ही चाहिए, ये तो ज्यादा ही कर देगा। एक बेसिक और दोनों एडिशनल कर दे, वो क्या होता है, ओआर। कितना फर्क है ना। अर्जुन पढ़ने के लिए गया तो कुछ और हो गया, और जब जो नौकरी के लिए गया था तो एनआर था। एक बेसिक और दोनों एडिशनल हो जाए तो क्या हो जाएगा वो, ओआर। बोलो कोई डाउट? एक ब्रेक लेते हैं अब।